डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 32, लेट मी लव योर स्वीट हार्ट। आदित्य की बात सुनकर दिव्या की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी अजनबी के साथ अपनी रात बिता ली है। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सारांश को धोखा नहीं दे सकती। नहीं, मेरा सारांश। आदित्य, जो कि अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेटा हुआ था, जैसे ही उसने दिव्या के मुंह से किसी लड़के का नाम सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने पलटकर दिव्या की तरफ देखा। दिव्या इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी। उसने कुछ नहीं देखा। वह लगातार अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर आदित्य उठकर बैठ गया। उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, देखो, अब रोना बंद करो। जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते। और वैसे भी तुमने रात को बहुत एंजॉय किया। कहते हुए आदित्य दिव्या की तरफ देखने लगा, जो कि अब गुस्से से उसे देख रही थी। दिव्या की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य की तरफ देखा और अगले ही पल उसके ऊपर झपट पड़ी। आदित्य इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए दिव्या के उसके ऊपर कूदते ही वह बेड पर गिर गया। दिव्या गुस्से से उसके बालों को पकड़कर जोर जोर से खींचते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या कहा? इट वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। कमीने आदमी, किसी और के साथ जाकर कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह सब कुछ करने की? मेरा बॉयफ्रेंड है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं तेरी जान ले लूंगी। कहते हुए दिव्या आदित्य के गालों पर नाखूनों से खरोंचने लगी। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, पागल औरत, उठो, क्या मेरा खून करना चाहती हो? उठो। आदित्य की बात का दिव्या पर कोई असर नहीं हुआ। इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने आदित्य के गाल पर नाखूनों से मारते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारी शक्ल ना बिगाड़ दी, तो मेरा नाम भी दिव्या जोशी नहीं। कहते हुए दिव्या आदित्य के ऊपर फिर से टूट पड़ी। अब आदित्य को लग रहा था जैसे अगर उसने इस छोटी सी लड़की को संभाला नहीं, तो आज उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। आदित्य ने एक झटके से दिव्या को पलटकर अपने नीचे किया और दांत पीसते हुए कहा, सबसे पहली बात, मेरे रूम में तुम आई थी, मैं नहीं। और तुमने मुझे सबसे पहले सिड्यूस किया था। फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और हमारे बीच में ये सब कुछ हो गया। तो अब ये नाटक करना बंद करो। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, घटिया आदमी, हटो मेरे ऊपर से। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने दिव्या की तरफ देखा। उन दोनों की लड़ाई की वजह से दिव्या इस वक्त आदित्य के नीचे थी और आदित्य उसकी खूबसूरत बॉडी को देख पा रहा था, जिस पर इस वक्त आदित्य के दिए गए निशान थे। आदित्य ने सेडिक्टिव तरीके से दिव्या की गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा, वैसे सच में तुम बहुत हॉट हो। दिल करता है फिर से एक बार। उसने इतना कहा ही था कि दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदित्य के गालों पर जोर से काट लिया। उसने इतनी जोर से काटा था कि आदित्य के गाल से खून निकलने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, जंगली बिल्ली। कहते हुए आदित्य दिव्या के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। दिव्या जल्दी से उठकर अपने नीचे गिरे हुए कपड़े पहने और आदित्य को उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना ये शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए दिव्या लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर चली गई। दिव्या को बाहर जाते हुए देखकर आदित्य ने भारी आवाज में कहा, जंगली बिल्ली, मेरे हैंडसम चेहरे को बिगाड़कर चली गई। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। कहते हुए आदित्य भी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। दिव्या बाहर आकर खुद से कहने लगी, ये सब कैसे हो गया? अब मैं सारांश से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, घटिया आदमी। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारी जान ले लूंगी। कहते हुए दिव्या लड़खड़ाते कदमों से क्लब के बाहर आ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में वह एक टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। उसे अपनी बॉडी में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए वह टैक्सी की पिछली सीट पर लगातार सिसक रही थी। दूसरी तरफ कबीर के रूम में कबीर अभी भी कशिश को जकड़कर सोया हुआ था। तभी नींद में कशिश हलचल करने लगी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि किसी ने मजबूत तरीके से उसे पकड़कर रखा है। कशिश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, कौन है? छोड़ो मुझे। कहते हुए कशिश ने अपनी आंखें खोलीं। आंख खोलते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपना चेहरा नीचे करके खुद की तरफ देखा, तो वह इस वक्त बिना कपड़ों के बिस्तर पर थी। खुद को बिना कपड़ों के देखकर कशिश के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, आह है। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि कबीर, जो कि उसे पकड़कर सुकून से सोया हुआ था, उसकी आंख खुल गई। उसने इरिटेट होकर कशिश की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, स्वीट हार्ट? कहते हुए कबीर ने कशिश को और मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ लिया। वहीं किसी और आदमी की आवाज सुनकर कशिश के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने घबराहट में कहा, तुम कौन हो? और निखिल? कशिश ने इतना कहा ही था कि कबीर, जो कि हल्की नींद में था, वह झटके से उठकर बैठ गया। उसने कशिश को अपनी बाहों में खींचकर दांत पीसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, क्या तुम भूल गई? मैंने कल रात को ही कहा था, अब तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई निखिल है, ना कोई और। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूं।
सिर्फ मैं। कबीर की बात सुनकर कशिश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे अपनी पूरी बॉडी में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। कशिश ने कबीर की तरफ देखकर रोते हुए कहा, तुम कौन हो? और मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो। और निखिल कहाँ है? कल तो मैं निखिल के साथ थी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके सॉफ्ट लिप्स पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैंने कल ही कहा था कि मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और फ्यूचर भी। कहते हुए कबीर कशिश के होठों पर वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। कशिश को दर्द हो रहा था, पर कबीर उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में काफी देर बाद कशिश की हालत देखकर कबीर ने उसे छोड़ दिया। कशिश गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कशिश की आंखों में आंसू देखकर कबीर ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, डोंट क्राई। रोने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस मुझे धोखा देने या अपनी जबान से किसी और आदमी का नाम लेने की हिम्मत मत करना, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और गुस्से में मैं क्या करता हूं इसका एहसास मुझे भी नहीं होता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? कहते हुए कबीर कशिश को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इस हड़बड़ी की वजह से कशिश का ब्लैंकेट फिसल कर नीचे गिर गया था और कबीर कशिश की हॉट और अट्रैक्टिव बॉडी को देख पा रहा था। कशिश ने रोते हुए कहा, हमें दर्द हो रहा है। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसके सॉफ्ट गालों पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, बस थोड़ी देर और उसके बाद तुम्हारा दर्द पल भर में गायब हो जाएगा। कहते हुए कबीर कशिश को लेकर बाथरूम में चला गया। कबीर की डरावनी आवाज सुनकर बेचारी इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसने कबीर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसके दिमाग से निखिल, दिव्या सब निकल चुके थे। उसे अब किसी भी तरह से यहाँ से घर जाना था। बाथरूम में भी कशिश चुपचाप जो कुछ भी कबीर कर रहा था उसे करने दे रही थी। उसने अपनी पूरी 17 साल की लाइफ में कभी भी किसी लड़के को अपने इतने करीब नहीं आने दिया था। उसे अभी भी इन सब की ठीक से समझ नहीं थी। कबीर कशिश को क्लीन करते हुए ध्यान से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। वह इस वक्त बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी जो कहीं खो गई हो। कुछ देर बाद कबीर कशिश को बाथरोब में लपेटकर रूम में लेकर आ गया। उसने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? कबीर की बात सुनकर कशिश अपने निचले होंठ को काटने लगी, जिसे देखकर कबीर ने उसकी तरफ देखकर उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए कहा, यहाँ से उठना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर की आवाज ये कहते हुए डरावनी हो गई। कशिश ने घबराकर जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाना शुरू कर दिया। कबीर ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड गर्ल। कहते हुए वह अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। वहीं कशिश ने रोते हुए कहा, हमारे साथ यह सब कुछ क्या हो गया? ये तो सिर्फ अपने होने वाले पति या सिर्फ पति के साथ करते हैं। हमारे साथ इन्होंने कर दिया। अब निखिल को हम क्या जवाब देंगे? कहते हुए कशिश सुबकने लगी। कबीर जो कि कॉल पर बात करके वापस रूम में आ रहा था, कशिश को रोते हुए देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने कशिश के पास आकर उसे दोनों बाजू से पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, क्यों रो रही हो? कबीर की आवाज सुनकर कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठकर रोते हुए कहा, आपकी वजह से रो रही हूं। आपने हमारे साथ क्या कर दिया? ये तो गलत है ना? ये तो सिर्फ होने वाले हस्बैंड वाइफ या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ना? अब हम निखिल को क्या जवाब देंगे? कहते हुए कशिश फिर से रोने लगी। कशिश की बात सुनकर पहले तो कबीर नॉर्मल रहा, पर जैसे ही उसने निखिल का नाम सुना उसने गुस्से से कशिश की गर्दन को दबाते हुए कहा, कहा ना अब तुम्हारी लाइफ में निखिल नाम का कोई इंसान नहीं है। कोई भी नहीं। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक इंसान एग्जिस्ट करता है, कबीर राठौर। समझ आया तुम्हें? कबीर का गर्दन दबाने की वजह से कशिश को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उसका छोटा सा गोरा सा चेहरा लाल हो चुका था। वह छटपटा रही थी, पर कबीर गुस्से से उसकी गर्दन लगातार दबा रहा था। जब उसे लगा कि अब कशिश बेहोश हो जाएगी, उसने कशिश की गर्दन को छोड़कर उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, अब मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ कबीर राठौर की। कबीर की बात सुनकर कशिश ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और उसकी पूरी बॉडी पत्ते की तरह कांप रही थी। वह छोटी सी बच्ची की तरह कबीर की बाहों में समाई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फ्लैशबैक एंड कशिश अभी भी 19 साल पहले अपनी और कबीर की पहली मुलाकात याद कर रही थी। इस पहली मुलाकात की निशानी था अथर्व। महज 17 साल की उम्र में कशिश अथर्व के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। कशिश को किसी सोच में खोया हुआ देखकर कबीर ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, लगता है कि तुम हमारी पहली मुलाकात की वाइल्ड नाइट की यादों में खोई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वह यादें वापस याद दिला सकता हूँ। कबीर की बात सुनकर कशिश ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप पहले भी जंगली थे, अभी भी जंगली हो और आगे भी जंगली ही रहोगे। पहले भी आप हमारी बॉडी पर हजारों निशान देते थे और अभी भी हमारी ब्यूटीफुल बॉडी को खराब कर देते हो। कहते हुए कशिश रोने लगी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर के उसकी गर्दन पर हल्के से किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, डोंट वरी, एक भी निशान नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस। मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑइंटमेंट मंगवाया है। कुछ दिनों में यह निशान पूरी तरह से चले जाएंगे। कबीर की बात सुनकर कशिश ने रोते हुए कहा, जब इन निशानों को आप हमारी बॉडी पर देख नहीं सकते तो फिर बनाते क्यों हो? हमें कितना दर्द होता है।
कशिश की बात सुनकर कबीर ने सक भरी आवाज में कहा, ये सब सबूत है कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी बॉडी है ही इतनी खूबसूरत कि मैं चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्वीट हार्ट। कबीर की बात सुनकर कशिश मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। कबीर ने कशिश के फूल हुए गालों पर किस करते हुए कहा, तुम ऐसे मुझे सिड्यूस कर रही हो, स्वीट हार्ट। मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए कबीर फिर से कशिश के ऊपर आ गया। कशिश ने रोते हुए कहा, नहीं, छोड़ो हमें, हमारी कमर टूट जाएगी, प्लीज मत करो। कशिश की बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। एपिसोड 33, स्वीट हार्ट आई वॉन्ट बेबी। कबीर को मुस्कुराते हुए देखकर कशिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, आपको बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। कशिश की बात पर कबीर ने उसकी गर्दन पर हल्के से किस करते हुए कहा, यू नो ना स्वीट हार्ट, मेरा फेवरेट काम तुम्हारे साथ रोमांस करना है, और अभी मैं अपना फेवरेट काम कर रहा हूँ। मुझे इसमें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। कहते हुए कबीर फिर से कशिश के साथ इंटीमेट होने लगा। कशिश ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उसका जंगली पति रुकने वालों में से नहीं है। कुछ देर बाद कबीर कशिश को अपनी गोद में लेकर ऑफिस से बाहर आया। कशिश काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर मेंशन के लिए निकल गए। कशिश अभी भी कबीर के ऊपर लेटकर सो रही थी। वही कबीर एक हाथ से उसके सर को सहलाते हुए दूसरे हाथ से लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन नजर आया, जिसे देखते ही कबीर की आंखें ठंडी हो गईं। यह अथर्व का मैसेज था, जहां पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, मैं जा रहा हूं। इसे पढ़ते ही कबीर ने गुस्से से कहा, लिटिल डेविल, दिस इज नॉट गुड। अगर तुम्हारी वजह से मेरी स्वीट हार्ट की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए कबीर ने कशिश की तरफ देखा। शाम का वक्त, कशिश अपने बड़े से किंग साइज बेड पर सुकून की नींद सो रही थी। तभी एक सर्वेंट ने रूम के दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, मैडम, आज डिनर में क्या बनाना है। दरवाजे की आवाज सुनकर कशिश उठकर बैठ गई। उसे अभी भी अपनी पूरी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, जंगली बीस्ट, और उठकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर इस वक्त उनके घर की मेड सुनीता जी खड़ी थीं। उन्हें देखकर कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी बना दीजिए आंटी, बस टेस्टी खाना होना चाहिए। कशिश की बात सुनकर सुनीता जी ने अपना सर हिलाया और वहां से चली गईं। कशिश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। कहते हुए वह फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद कशिश लिविंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। उसने सुनीता जी की तरफ देखते हुए पूछा, कबीर अभी कहाँ हैं। कशिश का सवाल सुनकर सुनीता जी ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम, सर बाहर गए हैं, उन्होंने कहा था कि वह डिनर के टाइम तक वापस आ जाएंगे। सुनीता जी की बात सुनकर कशिश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, और अथर्व। सुनीता जी ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, वह तो घर ही नहीं आए। सुनीता जी की बात सुनकर कशिश ने कुछ देर तक कुछ सोचा और फिर उन्हें जाने के लिए कहा। उसने अपना मोबाइल निकालकर दिव्या का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से दिव्या ने कॉल उठाते हुए कहा, सॉरी कशिश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। दिव्या की बात सुनकर कशिश कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, तुम्हें हुआ क्या, तुम मुझे बिना वजह सॉरी क्यों बोल रही हो। कशिश की बात सुनकर दूसरी तरफ से दिव्या के रोने की आवाज कशिश के कानों में सुनाई दी, जिसे सुनकर कशिश ने हैरानी से कहा, दिव्या, हुआ क्या है, क्या अथर्व ने कुछ किया, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। कशिश का सवाल सुनकर दिव्या ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से अथर्व हम सबसे दूर चला गया। मैं क्या करती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिव्या की बातें कशिश के ऊपर से जा रही थीं, पर जैसे ही उसने सुना कि अथर्व उन्हें छोड़कर चला गया है, कशिश को ऐसा लगा जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अथर्व उसका बेटा था। वह 17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। पहले तो वह अपने आने वाले बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा घबराती थी कि वह उसे कैसे संभाल पाएगी। कबीर तो कशिश का एबॉर्शन कराना चाहता था, पर कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर ने एबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया था। आखिर में कशिश ने 18 साल की उम्र में अथर्व को जन्म दिया। उसे देखते ही वह अपने सारे दर्द और सारी तकलीफें भूल गई थी। तब से अथर्व उसकी जिंदगी था। कशिश ने हैरानी से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और अथर्व कहाँ चला गया। कशिश की आवाज कांप रही थी। दिव्या ने रोते हुए कशिश को बता दिया कि किस तरह से मन्नत के साथ वह हादसा हुआ। उसके बाद उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और उसने अथर्व के बारे में ये सब कुछ सोच लिया। जैसे जैसे कशिश अथर्व के बारे में सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिर में उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कशिश के रोने की आवाज सुनकर सुनीता जी दौड़ते हुए कशिश के पास आ गईं। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर उनके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उन्होंने कशिश के पास आकर घबराते हुए कहा, मैडम, क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। सुनीता जी की बात सुनकर कशिश ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी वैसे ही रो रही थी। सुनीता जी ने डरते हुए कबीर का नंबर डायल किया और उसे कॉल पर सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ कबीर, जो कि इस वक्त एक सुनसान इलाके में खड़ा था, जैसे ही उसने सुनीता जी की बात सुनी, उसने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आए हैं, मेरी वाइफ से दूर रहना। कहते हुए कबीर गुस्से से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद कशिश कबीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी।
कबीर ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारा किसी और के लिए रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम उसके लिए अपने आंसू वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी खुशी पर, तुम्हारी हंसी पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। कबीर की बात सुनकर कशिश ने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। आपने उसे रोका क्यों नहीं? वह मेरा बेटा है, वह हमारा बेटा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। वह ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? क्या वह अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता? कहते हुए कशिश रो रही थी। वहीं उसकी बातें सुनकर कबीर का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से से कशिश का चेहरा ऊपर उठाकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर गुस्से से उसे पैशनेट तरीके से किस करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से मरने की बात कैसे निकली? तुम होती कौन हो खुद के बारे में ऐसी बात करने वाली? तुम मेरी हो, यू बिलोंग टू मी। तुम्हारे जीने पर, तुम्हारे मरने पर सिर्फ मेरा हक है। कहते हुए कबीर काफी ज्यादा वाइल्ड था। रोने की वजह से कशिश का पूरा चेहरा लाल हो गया था और कबीर के इस तरह से किस करने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज कबीर उसके होठों को चबा ही देगा। काफी देर तक जब कबीर ने कशिश को नहीं छोड़ा तो कशिश उसकी बाहों में छटपटाने लगी। आखिर में कबीर ने कशिश को छोड़ दिया। कशिश गहरी गहरी सांस लेते हुए गुस्से से कबीर को देखने लगी। कबीर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो। वह कहीं नहीं गया है। कबीर की बात सुनकर अचानक से कशिश की आंखों में खुशी नजर आने लगी। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, अगर वह कहीं गया नहीं तो वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। कहते हुए कशिश ने कबीर को धक्का दे दिया। कबीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैंने कहा अभी वह गया नहीं है, पर कुछ ही देर में यहाँ से जाने के लिए निकलने वाला है। उसके बाद हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कबीर की बात सुनकर कशिश का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बेटा है वह आपका। कशिश की बात पर कबीर ने कशिश की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आई नो कि वह मेरा बेटा है, पर ये उसकी लाइफ है, वह जो चाहे वह कर सकता है। और वैसे भी अभी भी हमारी उम्र नहीं हुई है। तुम चाहो तो हम एक और बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। कबीर की बात सुनकर कशिश उसे घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप 39 के हो चुके हैं और मैं 36 की। कशिश की बात सुनकर कबीर ने तेजी से मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसी उम्र में शादी करते हैं और बच्चे भी। वह तो गलती से अथर्व हमारी टीनेज में पैदा हो गया, वरना हमारे बच्चे भी अभी पैदा होते। कबीर की बात सुनकर कशिश को शर्म के साथ गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये ठरकी पति इतना बेशर्म क्यों है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी कशिश के कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मॉम। इस आवाज को सुनते ही कशिश की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कबीर को धक्का दिया और दौड़ते हुए आवाज की डायरेक्शन में भागी जहां पर इस वक्त अथर्व खड़ा था। अथर्व लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था। कशिश सीधा जाकर अथर्व के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अथर्व ने भी कशिश को सीने से लगाकर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मॉम प्लीज डोंट क्राई, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अथर्व की बात सुनकर कशिश ने और जोर जोर से रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे रोते हुए नहीं देख सकते, तुम्हें अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो ना? कशिश की बात सुनकर कबीर ने उनके पास आकर उन्हें एक दूसरे से दूर करके कशिश को अपनी बाहों में भरकर गुस्से से कहा, मेरी वाइफ से दूर रहो। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, शी इज माई मॉम, और आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। उन दोनों की बात सुनकर कशिश ने रोते हुए कहा, बस बहुत हुआ, बकवास बंद कीजिए। कशिश को रोते हुए देखकर कबीर और अथर्व ने एक साथ कशिश की तरफ देखा। कशिश ने अथर्व से कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? क्या तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है? कशिश की बात सुनकर अथर्व ने इस बार कशिश को कबीर की बाहों से अलग करके गले से लगाते हुए कहा, मॉम डोंट क्राई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं लंदन स्टडीज के लिए जा रहा हूँ, और मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने में एटलीस्ट 6 साल लग जाएंगे। अथर्व की बात सुनकर कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अथर्व की तरफ देखा। भले ही वह काफी इमोशनल थी, पर वह अपने बेटे को पढ़ाई करने से कैसे रोक सकती थी? हालांकि वह जानती थी कि उसका बेटा जीनियस है। जो लोग सालों साल करने में लगाते हैं, उसका बेटा वह काम 1-2 हफ्ते में सीख जाता था। कशिश को शांत देखकर अथर्व ने प्यार से कहा, मॉम प्रॉमिस कीजिए मेरे जाने के बाद आप आंसू नहीं बहाएंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगा, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? अथर्व की बात सुनकर कशिश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगाकर अपने आंसू बहाने लगी। कुछ देर बाद अथर्व वहां से जा चुका था। वहीं कशिश कबीर को गले लगाकर अभी भी रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, हमारा बेटा, वह ऐसे कैसे जा सकता है? मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? कशिश को रोते हुए देखकर कबीर ने इस बार उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। कशिश तब तक रोती रहेगी जब तक उसका मन नहीं भर जाता। आखिर में कबीर कशिश को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने कशिश को बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, डोंट क्राई स्वीट हार्ट, मैंने कहा ना, हम दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। कबीर की बात सुनकर कशिश का मुंह बन गया। कबीर ने कशिश के गाल पर किस करते हुए कहा, मैं सीरियस हूँ स्वीट हार्ट,
आई वॉन्ट बेबी। कबीर की बातें सुनकर अब कशिश को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। कुछ साल पहले उसने भी सेकंड बेबी की बात कही थी, पर तब कबीर ने उसे साफ साफ मना कर दिया था, और कबीर अब उसे सेकंड बेबी के लिए कह रहा था। कशिश को शर्म आ रही थी, क्योंकि उसका बेटा लगभग जवान हो चुका था और ऐसे में दूसरे बच्चे के बारे में सोचना बेहद एम्बैरेसिंग हो सकता था। कशिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कबीर ने हंसी के साथ कहा, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पति की एबिलिटी कितनी अच्छी है। कबीर की बात सुनकर कशिश के गाल गुलाबी हो गए। उसने गुस्से से कहा, बेशर्म आदमी, हटो मेरे ऊपर से, मुझे कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। एपिसोड 34 मन्नत का रोना। मन्नत को डेविल चाहिए। सिंघानिया मैंशन। रात का वक्त। इस वक्त मन्नत, आदित्य और दिव्या तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मन्नत को दिव्या अपने हाथों से डिनर करा रही थी। मन्नत भी चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रही थी और अपनी नीली नीली आंखों से अपने पेरेंट्स को देख रही थी। दिव्या ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मन्नत? क्या आपको कुछ चाहिए? दिव्या का सवाल सुनकर मन्नत ने जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मन्नत को डेविल चाहिए। चलो ना, हम डेविल के घर चलते हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मन्नत की बात सुनते ही दिव्या के हाथ जो कि उसे खाना खिला रहे थे रुक गए। उसने आदित्य की तरफ देखा, तो आदित्य ने गहरी सांस लेकर प्यार से कहा, मन्नत बच्चा, इतनी रात को किसी के घर नहीं जाते, इसलिए डिनर करके आप अपने रूम में सोने के लिए चली जाओ। और अगर आप अकेली नहीं सोना चाहती तो आज आप मॉम डैड के साथ सो जाओ। आदित्य की बात सुनकर मन्नत का चेहरा लटक गया। उसने उदास आवाज में कहा, पर डैडी, मन्नत को डेविल की बहुत याद आ रही है। मन्नत डेविल के साथ सो जाएगी, आप मन्नत को उनके घर छोड़ दो ना। मन्नत की बातें सुनकर दिव्या और आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जब अथर्व यहाँ पर था ही नहीं तो वह अथर्व के घर पर मन्नत को छोड़ कैसे सकते थे। दिव्या ने प्यार से कहा, मन्नत बच्चा, आज मॉम को आपके साथ सोना है, प्लीज आज मॉम के साथ सो जाओ ना। कहते हुए दिव्या मासूम सा चेहरा बनाकर मन्नत की तरफ देखने लगी। दिव्या का चेहरा देखकर मन्नत ने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, ओके मॉम, मन्नत आज आपके साथ सो जाएगी। मन्नत को नॉर्मल होते हुए देखकर दिव्या ने गहरी सांस ली, पर वो जानती थी कि मन्नत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अथर्व है। बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा टाइम मन्नत ने अथर्व के साथ स्पेंड किया था। वह अपनी हर एक प्रॉब्लम को किसी और को नहीं, पर अथर्व को जरूर बता देती थी। कुछ देर बाद तीनों थोड़ी देर गार्डन में वॉक करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मन्नत आज काफी दिनों बाद अपने पेरेंट्स के साथ सो रही थी। दिव्या बस अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देख रही थी जो कि सोते हुए बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत को कैसे संभालेंगे? जब उसे पता चलेगा कि अथर्व इंडिया में ही नहीं है, क्या मन्नत अथर्व के बिना रह पाएगी? दिव्या का सवाल सुनकर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह खुद भी तो यही सब सोच रहा था। उसने देखा था कि उसकी बेटी एक दिन भी अथर्व से मिले बिना नहीं रह सकती थी। लास्ट टाइम जब अथर्व एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था, मन्नत ने रो रोकर पूरा घर सर पर उठा लिया था। आखिर में अथर्व को एक हफ्ते का काम 2 दिन में कंप्लीट करके वापस आना पड़ा था। दिव्या का सवाल सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बाद में इस बारे में सोचेंगे, फिलहाल तुम सो जाओ। कहकर आदित्य अपनी आंखें बंद करके लेट गया। दिव्या ने एक नज़र आदित्य और मन्नत की तरफ देखा और वह भी अपनी आंखें बंद करके सुकून से लेट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मन्नत अपने स्कूल में उदासी से बैठी हुई थी, क्योंकि सुबह से एक बार भी अथर्व ने उसके साथ बात नहीं की थी। ऐसा पहली बार हुआ था। मन्नत को चुपचाप बैठे हुए देखकर साक्षी ने उसके पास आते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर साक्षी की तरफ देखा। मन्नत की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर साक्षी ने जल्दी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मन्नत क्या हुआ, क्यों रो रही हो? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मन्नत डेविल से गुस्सा है। डेविल ने मन्नत से एक बार भी बात नहीं की। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें उनके पास जाना है, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। मन्नत की बात सुनकर साक्षी हैरान हो गई। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, आयुष और अथर्व दोनों लंदन स्टडीज के लिए चले गए हैं। साक्षी की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आयुष तो कल ही मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने कहा था कि अब वह अथर्व के साथ स्टडीज के लिए लंदन जा रहा है, इसलिए वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा। कहते हुए साक्षी की आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो ना, हमारे डेविल हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो हमें बताया भी नहीं, वह हमसे मिलने भी नहीं आए। तुम झूठ बोल रही हो। कहते हुए मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर साक्षी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मन्नत मैं सच कह रही हूँ, कल आयुष ने मुझे कहा था कि वह 4-5 साल बाद ही वापस आएंगे। साक्षी की बात सुनकर मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर टीचर्स और प्रिंसिपल दौड़ते हुए उसके पास आ गए। आखिर मन्नत का ध्यान रखने के लिए उन्हें पहले ही धमकी जो दी गई थी। उन्होंने मन्नत की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, क्या हुआ मन्नत, क्यों रो रही हो? टीचर और प्रिंसिपल की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी जोर जोर से रो रही थी। ज्यादा रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था।
साक्षी को भी अब घबराहट हो रही थी कि कहीं ज्यादा रोने की वजह से मन्नत की तबीयत खराब ना हो जाए। पहले से ही मन्नत काफी ज्यादा सेंसिटिव थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के केबिन में साक्षी और आदित्य दोनों मन्नत के पास बैठे हुए थे। मन्नत गले लगाकर रो रही थी। वहीं आदित्य अपनी बेटी की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मन्नत बच्चा, आप इतना क्यों रो रही हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आदित्य की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, डैडी, मन्नत को डेविल चाहिए। साक्षी कह रही है कि डेविल हमें छोड़कर चले गए। वह ऐसे कैसे जा सकते हैं? वह तो हमारे हैं ना। हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमें हमारे डेविल के पास जाना है, डैडी। मन्नत की बात सुनकर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसने प्यार से मन्नत को समझाते हुए कहा, आपके डेविल कहीं नहीं गए हैं। रोना बंद करो। आप जानती हो ना, उन्हें आपका रोना पसंद नहीं है। अगर आप इस तरह से रोती रही तो वह पक्का आपको छोड़कर चले जाएंगे। आदित्य की बात सुनकर मन्नत ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ओके डैडी। मन्नत नहीं रोएगी। अब मन्नत को डेविल के पास लेकर चलो ना। मन्नत को डेविल की बहुत याद आ रही है। आखिर में मन्नत के सामने हार मानकर आदित्य मन्नत को लेकर राठौर मैंशन पहुंच गया। गाड़ी के रुकते ही मन्नत बिना आदित्य का इंतजार किए दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए मैंशन के अंदर आ गई। उसने अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, डेविल, कहाँ हो आप? मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे सर्वेंट वहां पर आ गए। कशिश जो कि अपने रूम में बिस्तर पर बैठकर कुछ कर रही थी, मन्नत की आवाज सुनकर वह भी अपने रूम से बाहर आ गई। मन्नत अभी भी जोर जोर से अथर्व को आवाज दे रही थी। उसे इस तरह से अथर्व को बुलाते हुए देखकर कशिश की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जल्दी से नीचे जाकर मन्नत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से मन्नत को गले से लगाते हुए कहा, मेरा बच्चा, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से अथर्व को क्यों बुला रही हो? कशिश की बात सुनकर मन्नत ने उसे गले से लगाते हुए कहा, आंटी, मन्नत को डेविल की याद आ रही है। डेविल ने कल से मन्नत से बात नहीं की। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मन्नत उनसे गुस्सा है। मन्नत उन पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आई है। मन्नत की बात सुनकर कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। कशिश ने मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा जो कि पूरा लाल हो चुका था, जिसका साफ साफ मतलब था कि वह काफी समय से रो रही है। कशिश ने प्यार से मन्नत को समझाते हुए कहा, मन्नत, अथर्व घर पर नहीं है बच्चा। वह बाहर गया हुआ है। जब वह वापस आ जाएगा ना, हम आपको बता देंगे। कशिश की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, नहीं, हमें अभी उनसे मिलना है। आप सब लोग हमसे झूठ बोल रहे हो। हमारे डेविल लंदन नहीं जा सकते। साक्षी ने कहा कि वह 5-6 साल बाद वापस आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि वह हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। फिर वह अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं? मन्नत की बातें सुनकर और उसे रोते हुए देखकर कशिश और आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या कहें। तभी वहां पर कबीर की कड़क आवाज सुनाई दी, मन्नत, अथर्व अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए गए हैं। कबीर की आवाज सुनकर मन्नत ने पलटकर कबीर की तरफ देखा। मन्नत की आंखों में आंसू थे। कबीर ने मन्नत के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आप तो स्ट्रांग बच्चा हो ना। जैसे आप अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहती हो, वैसे ही आपके डेविल भी अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहते हैं। इसलिए वह लंदन अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए गए हैं। कबीर की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, पर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? वह ऐसे कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि वह मन्नत को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कहते हुए मन्नत फिर से रोने लगी। मन्नत को रोते हुए देखकर आदित्य ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, मन्नत, आप छोटी नहीं हो। अथर्व की अपनी भी जिंदगी है। वह आपके लिए अपनी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आदित्य, कबीर, कशिश, किसी की भी बात का मन्नत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह लगातार रोते हुए एक ही बात रिपीट कर रही थी कि उसे डेविल चाहिए। आखिर में कबीर ने मन्नत की गर्दन के पिछले हिस्से की एक नस दबाकर उसे बेहोश कर दिया। मन्नत बेहोश होकर आदित्य की बाहों में झूल गई। उसने गुस्से से कहा, कबीर, यह क्या किया तुमने? कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या किया? अगर यह ज्यादा देर तक रोती रहती, इसकी तबीयत खराब हो सकती थी। कबीर की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने एक नज़र अपनी छोटी सी बच्ची की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में लेकर वहां से चला गया। वहीं अथर्व जो कि लंदन पहुंच चुका था, इस वक्त अपने रूम में बैठकर जो कुछ भी राठौर मैंशन के लिविंग रूम में हुआ सब कुछ सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देख रहा था। उसकी आंखें मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर बेहद लाल हो चुकी थीं। उसने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, आपकी हर एक आंसू की कीमत चुकानी होगी सबको, मन्नत। हर एक आंसू की। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों के सामने मन्नत का छोटा सा चेहरा, उसका रोना सब कुछ नजर आने लगा। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जब तू उससे दूर नहीं रह सकता तो फिर यहाँ पर आया क्यों है? इस आवाज को सुनकर अथर्व ने गुस्से से कहा, आयुष, मुझे अकेला छोड़ दो। अथर्व की बात सुनकर आयुष ने जबरदस्ती उसके बगल में आकर बैठते हुए कहा, अगर तुझे अकेला छोड़ना होता तो तेरे साथ आता ही क्यों? जैसे तू अपनी मन्नत को छोड़कर आया है, मैं भी अपनी साक्षी को छोड़कर आया हूं। इसलिए देवदास बनने की जरूरत नहीं है, आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा। अथर्व ने घूर कर आयुष को देखा।
तो आयुष ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तू कैसा दोस्त है यार। मैं तेरे लिए अपना घर, अपना प्यार सब छोड़कर आ गया हूँ और मेरे साथ अच्छे से बात करने की जगह पर तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली हो। भलाई का तो जमाना नहीं है। हे भगवान, उठा ले मुझे। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने उसके पेट पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, भगवान की जरूरत क्या है, मैं ही काफी हूं तुझे भगवान के पास पहुंचाने के लिए। अथर्व का मुक्का खाते ही आयुष ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, जंगली दानव, कुत्ते, मैं तो मजाक में कहा था। तूने इतनी जोर से क्यों मारा? क्या मेरा खून करना चाहता है तू? अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मेरी जान भी बड़ी नहीं हुई, मुझे साक्षी के साथ बच्चे पैदा करने हैं। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूर कर देखा तो आयुष ने अपनी बत्ती सी दिखा दी। एपिसोड 35 ब्रेकअप हार्ट ब्रेक। अथर्व और आयुष की बात। अथर्व ने आयुष को घूर कर देखा और दोबारा सोफे पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आयुष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अथर्व, क्या तू सच में मन्नत के बिना रह पाएगा? जब से वह पैदा हुई है तूने एक दिन के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा है। तू कैसे रह पाएगा और वह कैसे रहेगी तेरे बिना? तूने कुछ सोचा है? आयुष की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं। इस वक्त उसकी आंखें लाल नजर आ रही थीं। उसने बेहद जुनून भरी आवाज में कहा, वह हर पल हर वक्त मेरे सामने होगी। उसके पास न होकर भी मैं उसके पास रहूंगा। उसकी यादें सब कुछ हैं मेरे पास। अथर्व की बात सुनकर आयुष ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए जाकर जबरदस्ती अथर्व के गले लग गया। अथर्व ने उसे धक्का देने की कोशिश की तो आयुष ने बच्चों की तरह उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कमीना, मैं तेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। डोंट वरी, मैं तेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा। मुझे गले लगने दे यार। कहते हुए आयुष की पकड़ उस पर और मजबूत हो गई। अथर्व ने भी अब उसे खुद से दूर नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद करके मन्नत की यादों को याद करने लगा। योजक चिन्ह, इंडिया, सिंघानिया मैंशन। आदित्य के वापस आने के बाद मन्नत रोते रोते सो गई थी। इस वक्त दिव्या और आदित्य दोनों मन्नत के रूम में बैठे हुए थे और मन्नत के मासूम से चेहरे को देख रहे थे। दिव्या की आंखों में भी आंसू थे। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं हमारी बेटी को इस तरह से दर्द में नहीं देख सकती। मुझे उसकी तकलीफ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। मैं हमारी प्यारी सी मन्नत को वापस चाहती हूँ, जो हर पल मस्ती करती रहती है, जो हर पल शैतानी करती है। प्लीज कुछ कीजिए। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे अपने गले से लगाकर प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, शांत हो जाओ जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाहर चलो। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और उसके साथ बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने आदित्य को मजबूती से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हमारी मन्नत कितना जुड़ चुकी है ना अथर्व से। शायद हम चाहकर भी कभी मन्नत और अथर्व को एक दूसरे से अलग ना कर पाए। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे झटके से अपनी गोद में उठाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सबसे पहले तुम रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हुए आदित्य दिव्या को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने दिव्या को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। दिव्या जल्दी से आदित्य के ऊपर आकर लेट गई। उसने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बहुत मुश्किलों के बाद मन्नत हमारी जिंदगी में आई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, पहले से ही हमारा पहला बच्चा। कहते हुए दिव्या चुप हो गई। दिव्या की बात सुनकर आदित्य की आंखें गिल्ट से भर गईं। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने दिव्या को अपने गले से लगाकर दर्द भरी आवाज में कहा, सॉरी जान, सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस टाइम पर वह सब ना किया होता तो शायद हमारा पहला बच्चा भी हमारे साथ होता। कहते हुए आदित्य की आंख से आंसू निकलने लगे। वह अतीत की यादों में चला गया। 19 साल पहले दिव्या, आदित्य, कबीर, कशिश की पहली मुलाकात के बाद, जहां कबीर कशिश के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका था, वह उसे खुद से दूर करने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो ये बस एक वन नाइट स्टैंड था। आदित्य की लाइफ में वैसे तो कोई लड़की नहीं थी, पर फिर भी उसे प्यार जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था। वह मस्त मौला अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता था। दिव्या भी आदित्य के प्राइवेट रूम से निकलने के बाद अपने घर चली गई थी। पूरे एक हफ्ते तक वो अपने घर से ही बाहर नहीं निकली थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। वह अपने प्यार, अपने बॉयफ्रेंड सारांश को धोखा देने के गिल्ट से निकल ही नहीं पा रही थी। उसके घर भी सारांश काफी बार आ चुका था और उससे पूछ चुका था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, पर दिव्या ने कुछ नहीं कहा था। आखिर में अपने दिल की वजह से दिव्या ने सारांश से ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लिया। इस वक्त दिव्या अपने रूम में रेडी हो रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खोलकर उसकी मां अंदर आई। उसकी मां रेखा जी ने दिव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ दिव्या, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपनी मां की बात सुनकर दिव्या ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहा, कहीं नहीं मां, मैं और कशिश आज घूमने के लिए जाने वाले हैं, बस इसीलिए। कहते हुए वह अपने बाल बनाने लगी। रेखा जी ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गईं। दिव्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। उसके पापा स्कूल टीचर थे और उसकी मॉम हाउसवाइफ। दिव्या अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थी। कुछ देर बाद दिव्या टैक्सी लेकर उस क्लब पहुंची जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। क्लब के बाहर पहुंचते ही दिव्या को सारांश नजर आया, जो कि अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था। सारांश को देखते ही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए।
वह तेज कदमों से चलती हुई सारांश के पास आ गई। सारांश ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, दिव्या, तुम्हें हुआ क्या है? उस दिन तुम अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तुम्हारे रूम में इंतजार कर रहा था और उस दिन से लेकर आज तुम पहली बार मुझसे मिल रही हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बोलो जान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। सारांश की बात सुनकर दिव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं सारांश, मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहती थी। क्या हम अंदर चलकर बात करें? दिव्या का चेहरा देखकर सारांश ने अपना सर हिलाया। सारांश और निखिल दोनों कजन ब्रदर थे। वह काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। दिव्या और कशिश की मुलाकात उनसे स्कूल में हुई थी और पहले ही नजर में दोनों उन पर अपना दिल हार बैठे थे। पर उनके दिल में कशिश और दिव्या के लिए प्यार नहीं बल्कि लस्ट थी। वह बस उन दोनों को हासिल करना चाहते थे, इसलिए वह उनके सामने काफी केयरिंग और प्यार जताते थे। दिव्या और कशिश भी धीरे धीरे उनसे अटैच होने लगे। कुछ देर बाद दिव्या और सारांश एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। सारांश मुस्कुराते हुए दिव्या की तरफ देख रहा था। उसने प्यार से कहा, जान, क्या हुआ है? कुछ तो खाओ, कितनी दुबली पतली हो गई हो तुम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे फ्यूचर बच्चे कितने कमजोर होंगे। सारांश ने प्यार से दिव्या के गाल को सहलाते हुए कहा। वहीं सारांश की बात सुनकर दिव्या की आंखों से पानी की तरह आंसू निकालने लगा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सारांश की तरफ देखते हुए कहा, सारांश, मैं अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकती। आई वॉन्ट अ ब्रेकअप। दिव्या की बात सुनकर सारांश हैरानी से उसे देखने लगा। अगले ही पल उसने थोड़े गुस्से से कहा, दिव्या, बकवास बंद करो, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम होश में भी हो? सारांश की बात सुनकर दिव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सारांश, मैं पूरे होश में हूं और मैं जो कह रही हूं वही ठीक है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम कहां और मैं कहां? मैं एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करने वाली मिडिल क्लास लड़की हूं। मेरे सपने भी मेरी तरह ही छोटे हैं। मैं तुम्हारी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी सारांश, बट इट्स ओवर। कहते हुए दिव्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। दिव्या की बात सुनकर सारांश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे दिव्या से वैसे तो कोई मतलब नहीं था, पर वह उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने दिव्या को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें ब्रेकअप करना है? सारांश के इतने जोर से पकड़ने की वजह से दिव्या को अपनी बाजू में दर्द हो रहा था। उसने थोड़े गुस्से से कहा, सारांश, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दिव्या की बात सुनकर सारांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, दर्द हो रहा है मेरी जान को? कोई बात नहीं, आज की रात मैं और ज्यादा दर्द दूंगा। कहते हुए सारांश ने दिव्या को अपने और करीब कर लिया और उसकी नाजुक सी कमर पर अपने दोनों हाथों की पकड़ मजबूत कर दी। सारांश का बर्ताव देखकर दिव्या हैरान थी। आज से पहले सारांश ने कभी भी उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। वह हमेशा एक जेंटलमैन की तरह उसके साथ बर्ताव करता था, पर आज के सारांश में और हमेशा के सारांश में जमीन आसमान का फर्क था। दिव्या सारांश की आंखों में खुद के लिए डिजायर और लस्ट देख पा रही थी, जिन्हें देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। उसने घबराते हुए कहा, सारांश, प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। दिव्या की बात सुनकर सारांश ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो गया? मैंने तो अब तक कुछ किया भी नहीं। बस एक बार मेरे साथ रात बिता लो, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कहते हुए सारांश ने दिव्या की गर्दन पर बाइट कर लिया। सारांश की घटिया बात सुनकर दिव्या की आंखों में गुस्सा और आंसू नजर आने लगे। उसने चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब है। कहते हुए दिव्या की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जिससे उसने टूटकर प्यार किया है। दिव्या की बात सुनकर सारांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, प्यार? वह भी तुमसे? आखिर तुम में ऐसा है क्या है जो मैं तुमसे प्यार करूं? और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो सच में मुझे तुम्हारी बॉडी से ही प्यार है। ऐसे ही तो हासिल करने के लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा हूं। पर अब और नहीं, अब जब तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो बस एक बार मुझे खुश कर दो। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगा कि तुम अपनी सारी जिंदगी पैसों की कमी कभी भी महसूस नहीं करोगी। बस एक बार, जान। कहते हुए सारांश के चेहरे पर बेहद क्रीपी स्माइल आ गई। सारांश की बातें दिव्या का दिल टुकड़ों में तोड़ रही थीं। उसने नफरत से सारांश की तरफ देखकर अपने आंसू साफ करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे घटिया इंसान। तुम्हारे साथ रात बिताने से अच्छा है कि मैं किसी अजनबी के साथ रात बिता लूं। तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो। कहते हुए दिव्या ने सारांश को खुद से दूर करने की कोशिश की। सारांश की घटिया बातें सुनकर दिव्या का दिमाग खराब हो गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बहुत जबान चलती है ना तेरी। चल, आज बिस्तर पर तेरे मुंह से चीखें निकलता हूं। कहते हुए सारांश दिव्या को बाजू से पकड़ता हुआ खींचने लगा। ये देखकर दिव्या की आंखों के सामने एक हफ्ते पहले जो कुछ भी हुआ था सब कुछ घूमने लगा। उसकी आंखों में डर नजर आने लगा। अगले ही पल उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सारांश को खुद से दूर धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। कहते हुए दिव्या पलटकर जाने लगी। वहीं सारांश अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से दिव्या को देख रहा था।
अगले ही पल उसने दिव्या को बाजू से पकड़कर दीवार पर धक्का दे दिया। दीवार पर अचानक से धक्का लगने की वजह से दिव्या की पीठ दीवार से जाकर लगी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वह खुद को संभाल पाती इससे पहले ही सारांश ने उसके सामने आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, यू बिच। तेरी हिम्मत कैसे हुई सारांश आहूजा को थप्पड़ मारने की? औकात क्या है तेरी मेरे सामने? सारांश ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि दिव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसका सिर घूमने लगा। उसने अपने होठों के कोने पर लगे खून की तरफ देखते हुए कहा, सारांश। उसकी आंखें गीली हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सारांश उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है। सारांश ने दांत पीसते हुए कहा, आज देखता हूं कि मैं तेरे साथ क्या करता हूं बिस्तर पर। अगर मैं तेरी चीखें न निकालूं तो मेरा नाम भी सारांश आहूजा नहीं। कहते हुए सारांश बेहद डरावने तरीके से दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। एपिसोड 36 रेपिस्ट प्लस से डोंट। दिव्या ने आंसू भरी आंखों से सारांश की तरफ देखकर कहती है, सारांश प्लीज। तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम इस तरह से मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। प्लीज हमारे प्यार के लिए मुझे जाने दो। दिव्या की बात सुनकर सारांश हंसते हुए कहता है, कौन सा प्यार? मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। क्या तुम मेरे प्यार के लायक हो? तुमने तो कहा था ना कि तुम और मैं जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम जमीन पर पड़ी हुई धूल हो और मैं आसमान में चमकने वाला सितारा? सारांश की बातें दिव्या का दिल इस कदर तोड़ रही थी कि वह चाहकर भी कभी नहीं जुड़ सकता था। यह इंसान जो उसके सामने खड़ा होकर इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रहा था, ये वही इंसान था जिससे दिव्या ने पिछले 4 सालों से टूटकर प्यार किया था। दिव्या की आंखों में आंसू देखकर सारांश शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट। इतनी जल्दी रोने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हें बिस्तर पर भी रोना है। कहते हुए सारांश झटके से दिव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। दिव्या चिल्लाते हुए कहती है, सारांश मुझे छोड़ दो वर्मा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहते हुए दिव्या उसकी गोद में मचलने लगती है। सारांश ने उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चुपचाप से मान जा। तुझे दर्द नहीं होगा और जल्दी मैं तुझे छोड़ भी दूंगा। पर अगर तूने इसी तरह से नौटंकी की तो हो सकता है कि मैं तेरी जान ले लूं। कहते हुए सारांश दिव्या को लेकर प्राइवेट रूम के अंदर बने दूसरे रूम में ले जाता है। उसने दिव्या को बिस्तर पर पटक दिया और खुद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। दिव्या उछलकर किंग साइज बेड पर गिर जाती है और डरी हुई नजरों से सारांश की तरफ देखने लगती है। उसे इस वक्त हद से ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह किसी भी कीमत पर यहां से निकलना चाहती थी। दिव्या ने एक और बार अपने दोनों हाथ जोड़कर कोशिश करते हुए कहा, सारांश प्लीज मुझे जाने दो। दिव्या की गिड़गिड़ाहट सुनकर सारांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इस तरह से तुम्हें मेरे सामने भीख मांगते हुए देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, ये तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही अपने सामने देखना चाहता था। अच्छा बनने का नाटक करते करते मैं थक गया। कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, पर तुमने कभी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। बस अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। बहुत मेहनत की है पूरे 4 साल। अब 4 साल का बदला तो तुझे चुकाना ही होगा जान। कहते हुए उसने अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया और दिव्या के ऊपर आ गया। दिव्या रोते हुए कहती है, सारांश प्लीज। कहते हुए वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर सारांश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वह रुकने के मूड में नहीं है। उसने दिव्या की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, तुम्हारी गर्दन कितनी टेस्टी है, दिल करता है कि इसे खाता रहूं। कहते हुए सारांश अपने होंठ दिव्या की गर्दन से लेकर कॉलरबोन तक चलाने लगा। वहीं दिव्या को इस वक्त सारांश के छूने से घिन महसूस हो रही थी। वह रोते हुए सारांश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर सारांश उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। दिव्या ने पूरी हिम्मत को बटोरकर सारांश को खुद से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहते हुए दिव्या यहाँ वहां देखने लगी। उसे साइड टेबल पर एक लैंप नजर आया। उसने वह उठाकर सामने से उसे फोड़कर कांच सारांश को दिखाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दिव्या के हाथ में टूटा हुआ लैंप देखकर सारांश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी जान ले सको? बोलो स्वीट हार्ट। कहते हुए सारांश आगे आने लगा। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर में उसने पूरी हिम्मत करके लैंप को सारांश के सिर पर दे मारा। सारांश को इसके बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके माथे से खून की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं। दिव्या ने ये सब देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस वक्त वह बेहद डर चुकी थी। उसने अपने बचाव के लिए सारांश के सिर पर वार तो कर दिया था, पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रोते हुए बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे, बाल भी बिखरे हुए थे, गालों पर थप्पड़ों के निशान थे और गर्दन पर काटने के। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। दिव्या ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, गलती तुम्हारी है। मैंने कुछ नहीं किया। कहते हुए बिना सारांश पर ध्यान दिए दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। उसने रोते हुए अपने बालों को सही किया और खुद से कहा, तुझे डरना नहीं है दिव्या, तूने कुछ गलत नहीं किया, तुझे डरना नहीं है। कहते हुए दौड़ते हुए प्राइवेट रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही वह किसी के मजबूत सीने से टकरा गई।
वह नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम। इस आवाज को सुनते ही दिव्या ने अपनी डरी हुई नजरों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, तो सामने इस वक्त आदित्य खड़ा था, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आदित्य को देखते ही दिव्या की आंखों के सामने एक हफ्ते पहले जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, सब कुछ घूमने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे घटिया आदमी। कहते हुए दिव्या ने आदित्य को दूर धक्का दिया। आदित्य दिव्या के इस तरह से धक्का देने की वजह से 2 कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसने दिव्या की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदित्य सिंघानिया को इस तरह से पुश करने की, समझती क्या हो खुद को। कहते हुए आदित्य ने दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। दिव्या ने खुद को सही कर लिया था, पर उसके बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे। उसकी गर्दन पर निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके होठों पर लिपस्टिक बिखरी हुई थी, जिसे देखकर आदित्य ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो तुम्हारा यही काम है, अमीरों के बिस्तर गर्म करना। मुझे लगा था कि तुम मेरे बेड पर गलती से आ गईं, पर तुम्हारी हालत देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम किस तरह की लड़की हो। आदित्य की घटिया बात सुनकर दिव्या ने दांत पीसते हुए कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में बात करने वाले। खुद की तरफ देखा है घटिया आदमी, एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी है तुमने। तुम एक रेपिस्ट हो। दिव्या की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने दिव्या को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने। मैं और रेपिस्ट, तुम्हें पता भी है कि रेप का मतलब क्या होता है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने भी गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो तुमने मेरे साथ किया उसे रेप कहते हैं। तुम एक रेपिस्ट हो, न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुमने यही सब किया है। तुम्हारी परवरिश घटिया है, तुम्हारे पेरेंट्स घटिया हैं, तुम घटिया हो। दिव्या इस वक्त इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वह सारांश का सारा गुस्सा आदित्य पर निकाल रही थी, पर वह नहीं जानती थी कि उसके इस गुस्से का उसे क्या अंजाम भुगतना होगा। वही दिव्या के मुंह से अपने पेरेंट्स, अपने परिवार और खुद के बारे में इतनी घटिया बातें सुनकर आदित्य, जो हमेशा शांत रहता था, अब बिल्कुल कबीर की तरह डरावना हो चुका था। इस वक्त वह नरक का देवता लग रहा था। उसने दिव्या के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं रेपिस्ट, मेरा खानदान घटिया है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रेप होता क्या है और घटिया खानदान की परवरिश होती क्या है। कहते हुए आदित्य ने दिव्या को झटके से अपने कंधे पर उठा लिया। दिव्या ने उसके कंधे पर लटके हुए उसकी पीठ पर जोर जोर से मुंह के मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दिव्या की बातों का आदित्य पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके कानों में दिव्या की बातें गूंज रही थीं, जिसे याद कर करके उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से से दिव्या को लाकर बगल में बने एक प्राइवेट रूम के बिस्तर पर पटक दिया और दांत पीसते हुए कहा, अब तुम्हें पता चलेगा रेप का मतलब। कहते हुए आदित्य ने झटके से अपनी शर्ट को फाड़कर अपनी बॉडी से अलग कर दिया। आदित्य की बात सुनकर दिव्या फिर से घबराने लगी। उसने डरते हुए कहा, बकवास बंद करो, छोड़ो मुझे। कहते हुए वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। तभी आदित्य ने उसके पैर को पकड़कर उसे बिस्तर पर खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे। अपने घटिया खानदान की घटिया परवरिश तुम्हें दिखानी तो बनती है ना। कहते हुए आदित्य बहुत डरावना लग रहा था। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में न हो। दिव्या को अब घबराहट हो रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कहना चाहती थी। उसने इतना कहा ही था कि उसने महसूस किया कि आदित्य उसके ऊपर आ गया है। दिव्या को अब हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में खुद ही फंस गई थी। आदित्य ने दिव्या के होठों की तरफ देखते हुए कहा, सोचा नहीं था कि किसी लड़की के साथ यह सब कुछ करूंगा, पर अब जब इल्जाम लग चुका है तो मुझे लगता है कि मुझे गुनाह भी कर लेना चाहिए। कहते हुए आदित्य ने दिव्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे काफी वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। दिव्या आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वह काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर दिव्या को काट रहा था। दिव्या को अपने होठों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह अपने हाथों से आदित्य को दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य 1 इंच भी नहीं हट रहा था। काफी देर बाद आदित्य ने दिव्या के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। गर्दन पर किस करते हुए उसे पहले किसी के बाइट करने के निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नफरत से दिव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत आदमियों के बिस्तर गर्म करती हो ना तुम, तो इस तरह की नौटंकी क्यों कर रही हो, तुम्हें तो मजा आना चाहिए। कहते हुए आदित्य ने इसी जगह पर और एक बार जोर से बाइट कर लिया। इसी के साथ दिव्या के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिव्या के चिल्लाने का आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेरहमी से दिव्या के कपड़ों को फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिया और उसके ऊपर टूट पड़ा। वही आदित्य की जबरदस्ती की वजह से अब दिव्या मेंटली काफी कमजोर हो चुकी थी। फिजिकल तो वह पहले ही सारांश के साथ लड़ाई करते हुए भी हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी 1 हफ्ते पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी घूम रही थी। 1 हफ्ते पहले वह कितनी खुश थी। उसका प्यार, उसका सारांश उसकी परवाह करता था, उसकी फिक्र करता था, उसके पास सब कुछ था। और 1 हफ्ते पहले अचानक से उसकी लाइफ में कोई अजनबी आया जिसने उसकी इज्जत छीन ली और अब उसका प्यार, उसका सारांश भी उसकी इज्जत छीनना चाहता था।
दिव्या की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और मुंह से दर्द भरी सिसकियां। आदित्य उसके साथ काफी वाइल्ड तरीके से इंटीमेट हो रहा था। कभी कभी दिव्या रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती, पर आदित्य रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। इस वक्त दोनों पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुके थे। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, अब समझ आया कि रेप क्या होता है। इसे रेप कहा जाता है। उम्मीद है कि अगली बार से किसी को रेपिस्ट और उसकी परवरिश पर सवाल उठाने से पहले 1000 बार अपनी इस हालत को याद करोगी। कहते हुए आदित्य दिव्या के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। दिव्या बेजान सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और अपनी सूनी आंखों से सीलिंग को देख रही थी। वह महज 17 साल की एक बच्ची थी, जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी में उड़ान भरना स्टार्ट किया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।